नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा आप कह लीजिए कि प्रेशर भरा देखने को मिल रहा है, जहां पर आज मार्केट्स के अंदर थोड़ा दबाव बना हुआ है। और इस दबाव के लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब 400 अंकों के आसपास का ड्रॉप आपको सेंसेक्स में दिखाई पड़ेगा। निफ्टी करीब करीब ½ % नीचे है, निफ्टी बैंक करीब ½ % नीचे है, लेकिन आज फिर डैमेज जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा है। करीब करीब 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है और करीब करीब 1% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स भी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज थोड़ी बहुत बाइंग है फार्मा में, लेकिन एफएमसीजी थोड़ा बहुत हरे निशान में है। प्रेशर है आज रियल्टी में, मीडिया में, मेटल में। 1.5% नीचे मेटल इंडेक्स कामकाज करता हुआ आज आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेजर प्रेशर जो है वो रियल्टी, मीडिया, मेटल साइड से आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। पंकज सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, और साथ ही साथ हम उनसे बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल पिक्स पर भी। पंकज सर, पूरी स्क्रीन पर सिर्फ आपकी शर्ट के अलावा सब कुछ लाल दिखाई पड़ रहा है, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, मार्केट का तो स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है। 24,900 के नीचे एक सिग्निफिकेंटली नीचे आके वो ट्रेड कर रहा है। देखिए, सुबह में एक थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कि 11:45 की रेंज में मार्केट ने एक थोड़ा सा पुल बैक जरूर दिया था, लेकिन वहां से एक दोबारा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली विटनेस हुआ है। जिस तरीके से निफ्टी ने अभी 24,800 का जो पुटराइटर का कन्विक्शन है उसको भी तोड़कर 24,740 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से और भी ज्यादा गहरा सकती है वीकनेस। मुझे लगता है कि 24,600 ये एक थोड़ा सा अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर लार्जर टेक्सचर में अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो मार्केट सेल ऑन राइज वाला बना हुआ है और सेलिंग की ज्यादा परसिस्ट होती हुई नजर आएगी। इवेंट्स आगे हैं सुमित जी। फेड का आउटकम आना है बुधवार को। गुरुवार के दिन जो है वो जापानीज बैंक का इंटरेस्ट रेट का आउटकम है, तो बड़े इवेंट्स सामने खड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा पेन तो परसिस्ट होते हुए नजर आया है, तो कंटिन्यूअस पेन में मार्केट रह सकता है। एक चीज पंकज सर, दो सबसे बड़े सेक्टर्स जो एक निफ्टी को कंपोज करते हैं उसमें आता है बैंक्स और आईटी। बैंक्स करीब 23%, 24%, और आईटी भी प्रोमिनेंटली 17-18% के आसपास कंपोज करता है, और दोनों में ही प्रेशर है आज। बैंक्स में करीब कोटक महिंद्रा बैंक इसको लीड कर रहा है, वहां पर प्रेशर, और आईटी में टीसीएस की तरफ से या इन्फोसिस या विप्रो थोड़ा बहुत धकेल रहा है नीचे। सो ये दोनों ही सेक्टर को आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए, जिस तरीके से कोटक बैंक का आज गिरते हुए। जी पंकज सर, सुन पा रहे हो आप? चले, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक को दिखाइए और साथ साथ दिखाइए पूरे आईटी पैक को। निफ्टी बैंक एज वी स्पीक डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी बैंक भी है, और कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से प्रेशर फर्दर एक्सटेंड हो रहा है, 7% नीचे कामकाज कर रहा है। पंकज सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी सर देखिए, जिस तरीके से कोटक बैंक के अंदर भी एक गिरावट देखने मिली है, थ्रू आउट बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक पेन नजर आ रहा है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक भी देख लीजिए, आप एक्सिस बैंक देख लीजिए, ऊपरी लेवल से कंटिन्यूअसली गिरावट देखने मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि बैंक्स थोड़े से ज्यादा पेन में है। आईटी का तो पिक्चर बहुत क्लियर है सर। मतलब जिस तरीके से अभी टीसीएस के रिजल्ट्स आए और टीसीएस ने जो आज की कमेंट्री है उनकी कि 2% के आसपास का जो मैनफोर्स है वो कम करने की बात चल रही थी, तो उसमें 12-12,500 लोगों की छटनी होनी तय है। उसके चलते टीसीएस के ऊपर एक प्रेशर देखने मिल रहा है। आईटी वैसे भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है। बैंकिंग से ज्यादा अगर वीक कोई अगर सेक्टर लग रहा है तो वो अभी आईटी क्षेत्र में है। और यस डेफिनेटली ये वीकनेस और भी ज्यादा गहराती हुई नजर आ सकती है, लेकिन इसके बीच में कहीं स्टॉक सिलेक्शन जो स्टॉक सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म अच्छे खासे कर सकते हैं। तो इंडाइसेस में हम लोग शॉर्ट चलेंगे और कोई चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर जो है तो वो हम लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज कहां से बाइंग है, कहां से सपोर्ट निफ्टी को आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज निफ्टी के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी श्रीराम फाइनेंस में, सिप्ला में नंबर्स का फॉलोअप बाइंग, हीरो मोटोकॉर्प और ग्रासिम जहां पे खरीदारी है। लेकिन प्रोमिनेंटली आज सेलिंग साइड पर आए हैं सारे बैंक्स और आईटी की तरफ से, खास तौर से कोटक महिंद्रा बैंक जो कि आज 7% नीचे कामकाज कर रहा है नंबर्स के बाद। बीईएल, भारती एयरटेल, टाइटन
कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पे आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम है एम्फेसिस का, ओला इलेक्ट्रिक का, पेटीएम का, एनटीपीसी ग्रीन का, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज बिकवाली देखने को मिल रही है एसबीआई कार्ड में, सेल में, प्रेस्टीज एस्टेट में, एपीएल अपोलो में, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप के टॉप गेनर में लॉरस लैब का नाम है जहां पे खरीदारी है, आधार हाउसिंग में खरीदारी है, पूना वाला फिनकॉप में खरीदारी है, पिरामल एंटरप्राइज में खरीदारी है। लेकिन बिकवाली वाली साइड पे अगर बात किया तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर जो देखने को मिल रहा है वो है जेन टेक्नोलॉजीज में, सीडीएसएल में, डेटा पैटर्न में और आईएक्स में, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। पंकज सर, एक बार जरा देखना भारती एयरटेल को, कई दिनों की तेजी या कई एक लंबे अंतराल की तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, क्या मान के चले कि नियर टर्म टॉप है? जी, देखिए, भारतीय एयरटेल के अंदर एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, एक गिरावट वाला स्ट्रक्चर विटनेस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये स्टॉक जो है, ये बिल्कुल इसकी सपोर्ट के ऊपर, ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, वहां पे आके ये ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा अभी वीकनेस जरूर दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर और यहाँ से आगे 2%, 3% के आसपास का अगर ये स्टॉक टूटता है, 1840, 1845 की लेवल रहेगी जहाँ पे इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। यस, लेकिन जिस तरीके से रिसेंट हाइज हम लोगों ने विटनेस किए थे 2030-40 के आसपास के, वो वहां तक आने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। तो थोड़ा सा समय भी यहाँ लगेगा क्योंकि हायर लेवल से एक बिकवाली तो स्टॉक के अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे आपके सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, पंकज जी से आप कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माध्यम आपकी स्क्रीन पर है, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़िए। और साथ ही साथ आप ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, यूट्यूब में कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग मेंबरशिप प्लान आपकी स्क्रीन पर है, आप इसके जरिए भी हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे अपने सवालों के जवाब यहाँ पर आप हमसे ले सकते हैं। पहला सवाल आया है असगर अंसारी साहब का। इनका सवाल आया है अडानी ग्रीन पर और बीईएल पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। इन दोनों में नई खरीदारी करने का वेट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे खरीदारी करें पंकज जी या फिर अभी वेट करें, नीचे ले? सर देखिए, अदानी ग्रीन ये ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा वेट लग रहा है। जिस हिसाब से इतना गिरते हुए मार्केट के अंदर भी ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन को एक स्विंग ट्रेड के लिहाज से लेना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर इसके अंदर एक स्टीप फॉल हम लोगों ने विटनेस किया है 4% के आसपास, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एक रेजिलियंट होता हुआ नजर आया है। मेरे ख्याल से अदानी ग्रीन को बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 970, जो कल का जो लो है 974, उसके थोड़ा सा नीचे 970 के आसपास इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करे और ऊपरी लेवल पे 1045 और 1060 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। लेकिन बीएल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वल्नरेबल लग रहा है सर, जिस हिसाब से गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है और थ्रू आउट द डिफेंस जो गिरावट देखने मिल रही है, मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ से और भी ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। 370, 365 रुपए तक के रेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो बीईएल में खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, कोई भी उछाल पे इसके अंदर सेल करने की सलाह रहेगी 390, 391 के आसपास। 400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 365 का टारगेट यहाँ पे रख के चल सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर साइड पे आपके लिए अदानी ग्रीन रहेगा। बीईएल को अभी आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अदानी ग्रीन एक प्रोमिनेंट नाम है, वहां पर आप जा सकते हैं। बट अगेन बाजार की स्थिति को देखते हुए एक स्टॉप लॉसेस को आप जरूर मेंटेन रखिएगा। अगला सवाल आया है हिमांशु जोशी जी का, ये पूछ रहे हैं कि अदानी पावर में क्या करना चाहिए। इनके पास 612 रुपए के एवरेज पे रखे हुए शेयर है, अभी क्या करें इसमें? जी, अदानी पावर का जो स्ट्रक्चर है, अगेन सेम स्ट्रक्चर है। पिछले काफी दिनों से कंटिन्यूअस गिरावट दिख रही है यहाँ पे। 15 तारीख से अगर हम लोग देखते हैं तो खास तौर पे गिरावट वहां पे परसिस्ट होती हुई नजर आई है और एक राउंडेड टॉप का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अगर मुझे लगता है कि ये अगर 560 की लेवल एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तोड़ता है तो ये एक थोड़ा सा स्टॉक जो है पेन में आ सकता है। 540 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 560 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले और
कि तो आप ले रखे हुए हैं, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी यार। हम्म। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसके लिए आपको एक राय यहाँ पर दी जा चुकी है। एक सवाल गगन अग्रवाल साहब का आया है, इनके पास अनूप इंजीनियरिंग के शेयर हैं 2750 रुपये के दाम पे, और स्टैनली लाइफ के शेयर हैं 500 रुपये के दाम पे। करना क्या चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? सर मैं जहां तक कानून का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ यहाँ पे 200 डेमा के नीचे आया, स्विंग लो के नीचे आ रहा है। वॉल्यूम्स जो है वो सेलिंग साइड में, जब भी ये स्टॉक गिर रहा है तो वॉल्यूम का इजाफा यहाँ पे देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से ब्रेकआउट की अगर हम लोग कहीं पे भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक फ्रिक ब्रेकआउट 2 से 3 बार थ्रू आउट द 3 मंथ्स कोर्स के अंदर मैं विटनेस कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से इसके अंदर स्ट्रिक्ट एग्जिट की सलाह रहेगी। 2610 2620 के आसपास ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड बड़ी ओपन होती हुई नजर आ सकती है अगर ये स्टॉक एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 2% टूटता है, 2550 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो बड़ी गिरावट, स्टीप फॉल यहाँ पे विटनेस हो सकती है सर। तो अगर ये गिरावट और गहराई तो और ज़्यादा प्रेशर इंटेंसिटी जो है सेल का वो बढ़ सकता है, उस लिहाज से आप नज़र रखिएगा। आपके लिए एग्जिट करके चलने की राय यहाँ पे दी जा रही है। स्टैनली लाइफ, इसको लेकर कोई राय देख पा रहे हो क्या आप पंकज सर? क्योंकि हाल की लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा चार्ट तो नहीं होंगे, क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, गिरावट तो इसके अंदर भी ठीक ठाक देखने मिली है पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन एक रेंज में ये कारोबार करते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बैठ रहा था, लेकिन 4-5 दिनों पहले का जो हाई है 350 था, उसके ऊपर ये जा नहीं पाया है 350 के ऊपर, और वहां से दोबारा फिसलते हुए नजर आया है। यहाँ पे 331 के नीचे ये एक ब्रेकडाउन वाला स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 320 के आसपास इसके अंदर एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। 310 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें और होल्ड करके चले। बेट थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन इसके अंदर बाइंग तभी रिज्यूम होगी जब ये 350 के ऊपर विद द वॉल्यूम्स अगर क्लोज होता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। तो खरीदारी करके चलने की राय यहाँ पर दी गई है, बट एक स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पर भी आपको कैरी करना होगा। मनोज कुमार साहब पूछ रहे हैं कि कोलगेट 2402 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब इसमें क्या करें? इस बार के नंबर्स आए और ये प्रोमिनेंटली साल के लोज को लगातार बना रहा है, तेज बिकवाली में है, अब क्या करना चाहिए? आज तो फ्लैट है लेकिन वैसे काफी टूटा है, अभी क्या करें? सर देखिए, फुटबॉल का सेटअप मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट पे है। और इसके ऊपर व्यू देने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सुमित जी कि ये स्टॉक मैंने आज ही अपने क्लाइंट लोगों से रिकमेंड किया हुआ है, खरीदारी की सलाह दी हुई है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक रिट्रेसमेंट की लेवल पे आया हुआ है। 2210 2220 की रेंज है, इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल में इसको जो है 2350 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 या 2 हफ्तों में जरूर देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे कोलगेट पामोलिव में, वो 2150 रुपए का, 2160 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे उस रेंज का मेंटेन करना है। मेरे हिसाब से इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी लुक्रेटिव लगे हैं आज शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ऊपरी लेवल से जरूर टूटा है, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट है। खरीदारी की सलाह रहेगी 2160 के स्टॉप लॉस के साथ। कोई और डिस्क्लेमर भी कि आज सुबह का यूजर भी हूं मैं इसका? जी मुस्कुराहट ही बता रही प्रवीण, पंकज, उसमें बोलने को जरूरत नहीं है। खैर, अशोका बिल्ड कौन, जय शिव साहब पूछ रहे हैं 190 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, इनके भाव से तो अभी भी ऊपर ही चल रहा है, लेकिन एक बेहद कंसोलिडेशन के बाद में ये स्टॉक ने कहीं गिरावट कल से, मतलब लास्ट सत्र से देखनी शुरू हुई है। आज सुबह में भी एक अच्छा खासा जंप मॉर्निंग में देखने मिला, बट उसके बाद में कंटिन्यूअसली लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ये गिरते हुए नजर आया है। ये स्टॉक को होल्ड रखने की सलाह रहेगी, बिकॉज यहाँ से ज्यादा 190 से नीचे इसके अंदर एक जो है वो गिरावट ज्यादा नजर नहीं आ रही है मुझे। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, कंपनी अच्छी खासी है। ब्रेकआउट का वेट करें, और अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो 240 एंड 250 तक के टारगेट्स इसके अंदर जरूर देखने मिल सकते हैं।
190 रुपए से आपकी खरीदारी है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करना चाहिए। 180 का स्टॉप लॉस लगाइए, 250 का टारगेट है। ओके, तो स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करिए, 180 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए और फिलहाल तो बने रहिए। और नई खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करना है 180 के जोन्स में। आर वाघेला साहब पूछ रहे कि इन्फोसिस में क्या किया जाए। देखिए पंकज सर, पूरा का पूरा आईटी का सिस्टम अभी हिला हुआ है और सारे शेयर लगातार नीचे आ रहे हैं। इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? सर देखिए, इन्फो जो न्यूज़ेस अभी टीसीएस से आई है, हो सकता है कि जितने भी फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है उसके अंदर सेम न्यूज़ अगर आती है, अगर एम्प्लॉयज की छटनी होने की अगर बात सामने आती है, कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। बिकॉज जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स का जो पेन है, इसको सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है। मेरे ख्याल से इन्फोसिस से अगर आप 5 साल 10 साल के अगर निवेशक है तो बने रहे। कोई भी बड़े डीप में इसके इसके अंदर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं या ट्रेडर बनकर काम कर रहे हैं तो इसमें तुरंत प्रभाव से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि 1400 1380 रुपए तक के रेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि 150 200 मतलब 5 से 10% टूटना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा होल्ड वेट करें और नीचे की लेवल पे 1400 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। नहीं तो पंकज सर, क्या ये बात मान के चलूं कि अभी का जो सिनेरियो है आईटी का, ये ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग साइड पे अनुकूल नहीं है और इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग साइड पर अनुकूल है? सर काफी डाइकॉटमी होगी अगर मैं इसमें अपना ओपिनियन रखूं, अगर दोनों तरफ से। मैं पर्टिकुलरली आईटी के ऊपर काफी लंबे समय से अपना जो व्यू रखा हूं वो निगेटिव बात के साथ में रखा हूं। और सेल ऑन द राइज वाले काफी सारे ट्रेड्स मैंने नेशनल मीडिया पे भी दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग बेसिकली नैस्डैक को देखकर काम करते हैं और कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं है। जो भी है सर्विसेज का काम करते हैं और जो इनकम आती है वो डॉलर में मिलती है हम लोगों को। तो ये डॉलर में भी प्रेशर है और जिस तरीके से रिजल्ट्स भी हम लोगों ने विटनेस किए हैं, जैसे टीसीएस में हो गया या विप्रो का एक अगर एक्सेप्शन एक्सेप्शन छोड़ दें वहां पे, तो आने वाले समय में आईटी जो है वो थोड़ा सा पेन में ही नजर नजर आते हुए दिख सकता है सर। तो शायद थोड़ा पेन में ही रहे। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़रूर रहेगी, लेकिन हाँ, वो नियर टर्म पे टेल विन हेडविन के हिसाब से ही यहाँ पे आप कामकाज कीजिएगा। एक सवाल हर्षित मंगल साहब का आया है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन इन्होंने खरीद रखा है 914 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? जी सर, किर्लोस्कर ऑयल। जी सर, ये स्टॉक की जो बेसिक नेचर है, ये काफी एग्रेसिव चलते हैं ये स्टॉक्स। आज दिन के अंदर इसके अंदर 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट जरूर देखने मिली है। लेकिन कंपनी काफी स्ट्रांग है और चार्ट स्ट्रक्चर भी है ना, हमेशा इसके अंदर बड़ी उछाल के साथ में ही देखने मिलते हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर की कोई भी गिरावट ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बाय करने की। थोड़ा सा अगर गिरावट और भी बढ़ता है यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 860 870 की रेंज जो है वो एक परफेक्ट बाइंग का जोन रहेगा। अगर आप यहीं से अगर इसको बाय करना चाह रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में जितना भी आप पैसा लगाना चाह रहे हैं उसका एक 10-20% पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करें अभी फिलहाल, और स्टैगर्ड वे में बाइंग करके चले। इसके जो अल्टीमेट टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं वो 1180 1250 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, रणप्रीत मारवा साहब हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास CDSL के शेयर हैं, करीब 1472 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदे हुए हैं शेयर। अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरफा तेज़ी दिखा रहा है, हालांकि अभी ये प्रॉफिट में है। तो क्या प्रॉफिट लेकर निकल जाएं आज के घाटे के बावजूद भी, या होल्ड करें, पुल बैक मिलेगा? जी सर, मेरे को तो पिछले पूरे हफ्ते में और उसके पहले कंसोलिडेशन और उसके पहले भी कभी ये स्टॉक बहुत तगड़े वे से चलता हुआ नजर नहीं आया है पिछले कुछ दिनों में पर्टिकुलरली। लेकिन जब इसकी रैली हम लोगों ने विटनेस करी थी लोअर लेवल से, मुझे पक्का याद है कि करीब करीब 1050 1080 की रेंज थी जो कि यहाँ से बाइंग करने, मार्च के महीने की बात है। और उसके बाद में
नॉन स्टॉप ये रैली हम लोगों को 1820 रुपए 28 रुपए तक देखने मिली है। पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने मिल रही है। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी है। अगर आप प्रॉफिट में हैं इसके अंदर तो एक बार बुक कर लीजिए, बिकॉज पिछले एक हफ्ते में कंटिन्यूअस मतलब एक स्टीप फॉल यहाँ पे देखने मिला है और काफी लंबा ये स्टॉक टूट चुका है। अगर मार्केट की गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है तो ये स्टॉक नियर फ्यूचर के अंदर जो है उभरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप इसको, हो सकता है कि 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चल ले, हो सकता है कि कल परसों में मार्केट को कहीं रिवर्सल मिल जाए यहाँ से तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 1430 1380 की एक जो रेंज है 50 रुपए की, उस रेंज में इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ओके, 1430 के आसपास कहीं ये मिल जाए तो वहां पर आप एक बार वो खरीदारी कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेमंत जी का एक सवाल आया है आज़ाद इंजीनियरिंग को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 1700 रुपए के दाम पर, यहाँ क्या करना चाहिए? जी सर, एक 4% की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। डबल टॉप का एक पैटर्न यहाँ पे बना और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिला है। इनफैक्ट लास्ट सत्र के अंदर ही पूरे इंडिकेशंस मिल गए थे, बिकॉज 200 डेमा के नीचे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आया है। और आजाद इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम्स के बड़े कंसर्न है सर। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है और भी ज्यादा स्टीप हो सकती है। 1350 रुपए तक के रेंजेस इसके अंदर अभी और देखने मिल सकते हैं। अगर मैं मोटा मोटी कहूँ यहाँ से तो 10% की और भी गिरावट यहाँ पे मुझे लगती है कि और 10% के आसपास की गिरावट आजाद में देखने मिल सकती है। तो 10% की गिरावट थोड़ी और यहाँ गहरा सकती है। वैसे भी ये शेयर अगर आप महीने भर में देखेंगे, 6 महीने में देखेंगे या साल भर में देखेंगे तो आपको गिरता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका मैक्स चार्ट उठा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शेयर पहले कितना पैसा बनाकर दे चुका है, जिसके बाद अब ये कूल ऑफ हो रहा है। एक सवाल आया है सोम डिस्टिलरी पर। शालिनी श्रीवास्तव जी का सवाल है। 161 रुपये के दाम पे इन्होंने सोम डिस्टिलरी ले रखा है। पंकज जी, आजकल ले रहे हो क्या आप, मतलब सोम डिस्टिलरी का शेयर? जी, मैं जिस हिसाब से सोम डिस्लरी, 1 सेकेंड सर, थोड़ा दूसरा चार्ट निकल गया। मतलब पंकज जी, सोम डिस्टिलरी में आमतौर पे ऐसा होता है चार्ट हिल जाते हैं, वैसे भी कभी कभी चार्ट गलत खुल जाते नहीं हैं? या सिर्फ नहीं डिस्टिलरी नहीं ब्रिवरी में ऐसा सर, होता है? नहीं नहीं सर, वो दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी एक्चुअली। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल कोसों हाथ दूर हूँ इससे। और देखिए, जहां तक चार्ट पैटर्न की बात है सुमित जी, इसके अंदर एक गिरावट जरूर देखने मिली है। और जो लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं, मुझे लगता है कि अगर 145 का एक रेंज अगर तोड़ता है यहाँ से तो एग्जिट लेना ज्यादा ठीक रहेगा। बिकॉज जिस तरीके के इंडाइसेस में पैटर्न बने हुए और जिस तरीके के सोम डिस्टिलरी और ये पूरे स्पेस के अंदर जो एक गिरावट देखने मिली है, चुनिंदा स्टॉक्स छोड़ दीजिए वहां पे, लेकिन पूरे स्पेस के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी है। मुझे लगता है कि 145 ये इसका एक डेफिनेट स्टॉक होना चाहिए। और अगर वो टूटता है तो स्ट्रिक्ट एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। तब तक आप इसके अंदर 165 के लिए प्ले कर सकते हैं। हम्म, तो एक राय सोम डिस्टिलरीज के संदर्भ में आपको दी गई है। अमन साहब पूछ रहे हैं कार ट्रेड इन्होंने किया हुआ है बाय 1820 रुपए के दाम पर। अब क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या इन्हें होल्ड करना चाहिए? देखिए सर, ये 11.5 12% के आसपास तो आज ही बढ़ा हुआ स्टॉक है। और बहुत ही शानदार वॉल्यूम एक्टिविटी और बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिला है। मुझे लगता है कि सर, अगर आप पार्शियल प्रॉफिट अगर आप बुक करना चाहें तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वन वे तेजी वाला दिख नहीं रहा है यहाँ पे। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के ऊपर लेके आ जाए, ताकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप घाटे में नहीं रहोगे यहाँ पे। और मोमेंटम हो सकता है कि यहाँ से आगे 2300 रुपए तक का आप राइड करके चलने का मौका मिले, तो होल्ड भी करने की सलाह रहेगी। लेकिन डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट जो है 25% 30% का बुक करके लेना चाहिए। तो थोड़ा प्रॉफिट इसमें बुक कर लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। अच्छा गेन आ रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल आपको ले लीजिए, कोई हार्म नहीं है। सुमीर साहब का एक सवाल आया है, इनके पास सीक्वेंट साइंटिफिक के शेयर है करीब 195 रुपए के दाम पर।
इसमें बने रहें और खरीदारी करें, क्या करें? जी सर, सेगमेंट के अंदर का जो चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है वो लोअर लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग रिज्यूम होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि यही वो रेंज है, करीब करीब 170 के आसपास की। वहां से थोड़ी बहुत बाइंग रिज्यूम होती हुई नजर आई है। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर है इसके अंदर। तो 163 162 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करके चले। टारगेट जो है इसके अंदर 195 टू 10 के देखने मिल सकते हैं। चार्ट पैटर्न तो अभी जो जिस हिसाब से क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो एक रिट्रेस वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है और अच्छी खासी तेजी जो है आने वाले दिनों में विटनेस हो सकती है। इसके अलावा विमता लैब सरवनी जी के पास है, हमारी मेंबर भी हैं, इनके पास 700 शेयर हैं। तो करना क्या चाहिए? 650 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। सर देखिए, 2 दिन के अंदर करीब करीब 20-22% के आसपास ये स्टॉक चल चुका है। आमतौर पे इस तरीके की मूव्स जो है वो देखने मिलती नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर के वॉल्यूम्स के साथ में अगर इसको देखते हैं तो समथिंग इज कुकिंग है डेफिनेटली। 650 के नीचे ही चल रहा है ये। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वापस 618 620 की रेंज दोबारा मिले यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये अगर नीचे आए कहीं पे भी तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे 618 620 की रेंज में। और ऊपरी लेवल पे जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो 710 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। मोमेंटम का स्टॉक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और काफी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक येन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है, जो कि एक रेयर टाइम में देखने मिलता है। तो उसको जरूर होल्ड करके चलना चाहिए सर। तो फिलहाल बने रहने में कोई हार्म नहीं है, और अगर दोबारा नीचे 618 620 के अराउंड मिले तो आप वहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप इसके अंदर बने रहें, ज़्यादा बेटर है। अजय वर्मा साहब के पास है तेजस नेटवर्क का शेयर, और ये फ्री फॉलिंग जोन में टूट रहा है, रोज़ बरोज़ नए लोज बना रहा है। बड़े निवेशक भी इसमें निकल गए। क्या करना चाहिए इसमें अब? सुमित जी, इसके अंदर है ना, मैं कल ही आपका रील देख रहा था और जिस हिसाब से आपने इसकी स्टडी पेश की है बहुत ही शानदार है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये तेजस नेटवर्क गिरावट की गिरफ्त में आ चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ से आगे और भी गिरावट परसिस्ट हो सकती है। 570 रुपए का, 560 रुपए का, थोड़ा सा कंजर्वेटिव में जा रहा हूँ। 560 का, जो कि हिट होने के चांसेस काफी हाई है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको होल्ड ही करना चाह रहे हैं तो 560 रुपए का एक फाइनल स्टॉप लॉस इसके अंदर विटनेस करिए आप यहाँ पे। अगर ये यहाँ से कहीं अगर स्टॉक चलना शुरू हो जाए तो बात और है। लेकिन अपसाइड जो है इसके अंदर 630 620 के ऊपर नजर नहीं आ रही है। तो 630 620 जब तक पार नहीं करेगा तब तक यहाँ से चलने की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही। हो सकता है पुल बैक मिल जाए, लेकिन 630 620 के ऊपर प्रोमिनेंटली चलना शुरू करेगा। और रही बात इस क्वार्टर के नंबर वीक है, और लगातार ये पहला नहीं तीसरा क्वार्टर है जबकि नंबर्स वीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर लगातार टूट रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर एंट्री 300 रुपये की रेंज में की थी, और वहाँ से भी बहुत दूर नहीं रह गया है। सो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इसके अलावा एक सवाल हमारे पास आया है एक और दर्शक का। उन्होंने सवाल पूछा है फेडरल बैंक पर। इन्होंने 1200 शेयर ले रखे 111 रुपये के दाम पर, और इस बारी बैंक्स की परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत हल्की चल रही है सो फार। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए, इन्होंने जिस रेंज से लिया है करीब करीब दुगना यहाँ पे गेन मिल रहा है। यहाँ पे 90% से ज्यादा यहाँ पे गेन मिल रहा है इनको। 111 रुपए की इनकी खरीदारी है ये कह रहे हैं। लेकिन इसका जो स्विंग लोस है वो करीब करीब 200 रुपए के आसपास का है। और 198 रुपीज के आसपास इसके जो रेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वो 200 डेमा के आसपास आकर ये सपोर्ट ले सकता है। ये गिरावट जो है कि ये थ्रू आउट बैंकिंग के स्टॉक्स में हो रही है। हो सकता है कि यहाँ से आगे और भी गिरता हुआ नजर आए यहाँ पे। लेकिन आप लंबे निवेशक है, लंबे टाइम के लिए आपने निवेश किया हुआ लग रहा है यहाँ पे। तो फेडरल बैंक एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले हो सकता है थ्रू आउट द बैंकिंग स्टॉक्स। कैनरा बैंक भी इसके साथ में काफी अच्छा एक मिलजुल रख के चल सकता है। इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आप इसको लंबे समय तक लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 280 350 तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले कुछ सालों में जरूर देखने मिल सकते हैं। मस्ट होल्ड वाला स्टॉक है ये। गिरावट को घबराए नहीं, गिरावट का जो है अपॉर्चुनिटी समझकर इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। हम्म
तो बने रहने की सलाह, खरीदारी की सलाह आपको यहाँ पर दी गई फेडरल बैंक के संदर्भ में। एक शाहिद साहब का सवाल आया है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी जगह पर अपनी कॉल्स देते हो। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने बाय कॉल दिया था अपने निवेशकों को, वो कहाँ पर होता है? तो आप जरा उस पर उन्हें क्लैरिटी दे दीजिए। जी सुमित जी, मेरी तो प्योरली एडवाइजरी की कंपनी है, तो मेरे जो क्लाइंट होते हैं मैं उन्हीं के साथ में वो शेयर होता है, तो वहीं देते हैं। ये मंच पे मैं ये पूरी बात करना ठीक नहीं है, तो मेरी अपनी कम्युनिटी है, मैं वहां पे देता हूँ। चलिए, तो पंकज जी के अपने क्लाइंट बेस जो है वहाँ पर वो कॉल देते हैं, तो आप कभी अगर चाहें तो पंकज जी से अदरवाइज जुड़ लीजिए। और पुणे में रहते हैं तो पंकज जी आपको वैसे ही इजीली मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर ही उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आया है रतन इंडिया पावर को लेकर। सुनीता पांडे जी का सवाल है, उन्होंने 17 रुपये के दाम पर खरीदारी की है। और पंकज जी, इसके नाम में ही इसका दाम छुपा हुआ है, RIP, रतन इंडिया पावर। क्या किया जाए? सर जी, जिस तरीके के रेट्स इसके हैं और जिस तरीके का ये स्टॉक है, मैं बहुत रेयर ये इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर अपनी व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर अपना व्यू देने के लिए मैं करेक्ट एनालिस्ट नहीं रहूंगा सर। मुझे लगता है कि ये इसके सवाल के लिए मुझे थोड़ा क्षमा करना चाहिए आपको। ओके, तो रतन इंडिया पावर को लेकर आपने बात सुनी। अब चलते हैं जरा पटना, वहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दर्शक और मौजूद हैं। अभिषेक जी मौजूद है। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा HPL खरीदा गया है 400 शेयर 582 पे। RIL आपने खरीद रखा है? HPL HCL टेक। ओके, आपने खरीदारी किस भाव पे की है? HPL इलेक्ट्रिक सर, HPL इलेक्ट्रिक। अच्छा, HPL इलेक्ट्रिक। और किस भाव पे खरीदारी आपकी? 582 400 शेयर। और कितना समय अभिषेक जी आप दे सकते हो उसे? शॉर्ट टर्म है सर। ओके, तो पंकज सर क्या करना चाहिए? HPL इलेक्ट्रिक इन्होंने खरीदारी कर रखी है और यहीं पे खरीदारी है जहां पे भाव है अभी। करना क्या चाहिए इसमें? जी सर, देखिए ये अभी स्विंग लोस के करीब करीब है यहाँ पे, और एक बड़ा गैप इसके अंदर हम लोगों ने विटनेस किया था मई के महीने में, और वहीं से ये स्टॉक काफी स्ट्रांग चलता हुआ नजर आया है। ये एक बड़ा गैप बनते हुए नजर आया है यहाँ पे। अगर ये गैप की एक फीलिंग का एक जोन यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, जो कि इसको नीचे की लेवल में जो 490 तक की लेवल्स यहाँ पर विटनेस हो सकती है, और उसके बाद में ये स्टॉक दोबारा चलना शुरू हो सकता है। पिछले 2 हफ्तों से ये स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट देखने मिली है 620 की 630 की रेंज से, और ये यहाँ से आगे और भी गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। 490 से 510 की जो रेंज है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आपने ये स्टॉक किसी रेंज पे लिया है तो मुझे लगता है कि फॉर अ सेफर साइड आप यहाँ से थोड़ा सा एग्जिट ले लीजिए यहाँ पे, और जब ये 560 के ऊपर जाए तब इसमें खरीदारी करिए, या 490 से 510 की जो लेवल आएगी तब यहाँ पे खरीदारी करके चले। तो अभिषेक सर, आपको एक राय दी गई है पंकज जी की तरफ से, आप उन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति यहाँ पे बनाते रहिएगा।